हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एमपी टेट की अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं विद सिलेबस के साथ में, और प्री एग्जाम के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक जितने भी मैंने कवर करवाए हैं वो सब कुछ आप वॉच कीजिए। ओके, आज हम मुल्कराज आनंद से रिलेटेड उनकी पूरी बायोग्राफी, उनका पूरा वर्क देखने वाले हैं। और मुल्कराज आनंद का जो फेमस नॉवेल हमारे सिलेबस में है द लोस्ट चाइल्ड, उसको मैं कवर करवा चुकी हूँ। उसकी पूरी समरी हिंदी और इंग्लिश में है ना, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको पूरा अच्छे से कवर करवाया है। तो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर वॉच कीजिए। ओके, और उससे रिलेटेड मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाए हैं आपको, तो वो भी नहीं देखा है आपने तो वो भी जाकर आप वॉच कीजिए। ओके, तो आज हम मुल्कराज आनंद की पूरी बायोग्राफी देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके, और वीडियो को लाइक करना, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ओके, और कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं मुल्कराज आनंद की पूरी बायोग्राफी। ओके, मुल्कराज आनंद की पूरी बायोग्राफी में हम देखेंगे आज कि मुल्कराज आनंद का जन्म कब हुआ था और उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो उनका बर्थ कब हुआ था। मुल्कराज आनंद वाज बोर्न ऑन दिसंबर 12 1905 में। ओके, 1905 में 12 दिसंबर को मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, इन पेशावर में। ओके, इन पेशावर में उनका जन्म हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। ओके, उस समय इंडिया पर कौन सी गवर्नमेंट का राज हुआ करता था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था। चलिए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं हम। ही बिलोंग्स टू अ हिंदू खत्री फैमिली, वो एक हिंदू खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे। हीज फादर वाज अ कॉपर स्मिथ इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक तांबे के कलाकार हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे, है ना। तांबे से जो भी चीज़ें बनती थी तो वो उनके पिताजी वो चीज़ें बनाने का काम करते थे। एंड आनंद ग्रीव अप इन मिलिट्री कंटोनमेंट इन्वायरमेंट, है ना। और जो आनंद थे, मुल्कराज आनंद, उनका बचपन पूरा मिलिट्री की जो छावनी हुआ करती थी उस वातावरण में उनका पूरा बचपन बीता है। ओके, चलिए उनके एजुकेशन देखते हैं हम। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन अमृतसर, उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा होती है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वो 12th, वो पूरी उन्होंने शुरुआती शिक्षा उन्होंने स्टार्टिंग की। उन्होंने इनकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई है, तो अमृतसर से। एंड अर्नड अ डिग्री फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर, और उन्होंने अपनी डिग्री, कॉलेज की डिग्री कहाँ से ली, उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री खालसा कॉलेज अमृतसर से ली थी। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। हायर स्टडीज़ इन इंग्लैंड, उन्होंने हायर स्टडीज़ कहाँ से कंप्लीट की, उन्होंने इंग्लैंड से अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। और उस हायर स्टडीज़ में उन्होंने कहाँ क्या कंप्लीट किया था, तो उन्होंने वहाँ से पीएचडी इन फिलोसॉफी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिलोसॉफी में पीएचडी कंप्लीट की थी उन्होंने। ओके, और फिलोसॉफी को हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंग्लैंड, और ड्यूरिंग हिज टाइम, उसी समय क्या हुआ था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न थिंकर, उस समय वो वेस्टर्न थिंकर के इन्फ्लुएंस्ड में आ गए थे, उनके विचारों से वो प्रभावित हो गए थे। लाइक्ड बर्ट्रैंड रसेल एंड जॉर्ज ऑरवेल, है ना। उस समय कौन किनके विचारों से ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, तो ये थे बर्ट्रैंड रसेल और जॉर्ज ऑरवेल थे, है ना, ये एक राइटर थे। ओके, एज वेल एज बाय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज, और वो मार्क्सवादी विचारधारा से भी बहुत प्रभावित हो गए थे वो उस समय। ओके, चलिए हम देखते हैं उनका लिटरेरी कैरियर, उन्होंने क्या क्या लिटरेरी अपना वर्क लिखा है, उन्होंने क्या क्या अपने सारे कितने फेमस उनके नॉवेल हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। मुल्कराज आनंद इमर्स्ड एज अ पायोनियरिंग फिगर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश लिटरेचर में मतलब एक आधुनिक अंग्रेजी लेखक के रूप में जाने गए मुल्कराज आनंद। स्पेशली नोन फॉर हिज सोशल रियलिज्म एंड पोर्ट्रेयल ऑफ हिज अंडर प्रिविलेज्ड, है ना। और वो किस चीज़ के लिए जाने गए, वो अपने मतलब समाज में जो छुआछूत वगैरह और ये सारी जो भी विषम परिस्थितियाँ थी, तो वो उसी चीज़ को उजागर करते थे, है ना। उसी टॉपिक को वो लेते थे और उसी के ऊपर वो लिखते थे। वो समाज की वास्तविकता को दिखाते थे कि कैसे गरीब लोगों का शोषण किया जाता है, कैसे छुआछूत होती हैं पूरे समाज में, है ना। तो वो सारे चीज़ों को वो अपनी लेखनी के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। ओके, चलिए अब उनके नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं हम, उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो उनका फर्स्ट वर्क था द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद,
वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934। ओके, उनका जो द लॉस्ट चाइल्ड जो उनका वर्क है जो हमारे सिलेबस में है, और इसका पूरा वीडियो, इसकी पूरी समरी हमने कवर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर इसकी पूरी समरी और इससे रिलेटेड मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाए हैं, 2 पार्ट में करवाए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा, एग्जाम के पर्पस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द लॉस्ट चाइल्ड कब पब्लिश हुआ था सबसे पहले, तो वो 1934 में पब्लिश हुआ था। ओके, ये आपको ईयर डेट पब्लिश डेट जो होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, फिर उनका एक और अगला जो वर्क था वो था अनटचेबल। अनटचेबल जो था वो कब पब्लिश हुआ था, तो वो 1935 में पब्लिश्ड हुआ था। और अनटचेबल जो था वो छुआछूत से रिलेटेड था, है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि वो समाज में जो भी विषम परिस्थितियां थी या समाज की जो बहुत बेकार स्थिति थी होती थी ना, उसी के ऊपर वो लिखते थे, है ना। तो जो सबसे एक बहुत बेकार होता था पहले के ज़माने में, छुआछूत को ज़्यादा वो मतलब करते थे उस समय लोग, है ना, छुआछूत ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने उसी के ऊपर उन्होंने खुलकर लिखा पूरा। हिज फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस नॉवेल, उनका ये सबसे पहला और बहुत फेमस नॉवेल हुआ था उस समय, है ना। फॉलोज अ डे इन द लाइफ ऑफ बखा अ दलित स्वीपर बॉयज़, है ना। बखा नाम का एक दलित स्वीपर होता था, एक लड़का था, है ना, उसके साथ में ये सब कुछ हुआ है, मतलब छुआछूत ये सब कुछ उसके साथ हुआ था, है ना। तो उसी के ऊपर इन्होंने अपने नॉवेल में उसका पूरा चित्रण किया है, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। देखिए मैंने इसकी पूरी हिंदी भी लगाई है, तो आप इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अच्छे से मैं समझाऊंगी, आपको ये पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुली। इनका नेक्स्ट वर्क था कुली, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा था, तो डेपिक्ट द लाइफ ऑफ मनु, ये एक मनु नाम के लड़के के बारे में होता है। इसमें अ पुअर बॉय एक्सप्लॉइट बाय सोसाइटी, है ना। इसमें क्या होता है कि समाज में जो गरीबी होती है ना, समाज में गरीब लोगों का शोषण कैसे किया जाता है, उसी के ऊपर पूरा दिखाया गया है। इसमें शोषण, गरीबी और बाल श्रम की समस्याओं के ऊपर दिखाया गया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टू लीव्स एंड अ बर्ड, है ना। ये टू लीव्स एंड अ बर्ड सेट इन अ टी प्लांटेशन इन आसाम। आसाम में जो टी प्लांटेशन का जो चाय के बागान, अंग्रेज उस समय चाय के बागानों में भारतीय लोगों से जो काम करवाते थे और भारतीय श्रमिकों का जो शोषण करते थे, उसी के ऊपर इन्होंने पूरा नॉवेल लिखा है। इट फोकस ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर बाय ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, है ना। जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो भारतीयों के ऊपर कैसे अत्याचार करते थे, है ना, उनका कैसा शोषण करते थे, वो सब कुछ इस नॉवेल में दिखाया गया है। ओके, चलिए फिफ्थ वाला है हमारा द ट्रियोलॉजी। द ट्रियोलॉजी में 3 नॉवेल आते हैं। ये तीनों नॉवेल, ट्रियोलॉजी का मतलब होता है ना, त्रिकोणी या फिर 3 नॉवेल एक साथ में है। तो फर्स्ट नॉवेल था द विलेज, फिर है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, एंड थर्ड वाला है द स्वर्ड एंड द सिकल, है ना। इनके ईयर्स भी आपको याद रखते हैं। द विलेज जो था वो 1939 में पब्लिश हुआ था, फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर था वो 1940 में पब्लिश हुआ, एंड द स्वर्ड एंड द सिकल 1945 में पब्लिश हुआ था। ओके, दीज नॉवेल्स फॉलो लालू अ प्रेजेंट बॉय थ्रू द स्ट्रगल ऑफ, है ना, रूरल इंडिया वॉर एंड पॉलिटिकल अवेकिंग, है ना। उस समय क्या हुआ था, ये पूरा जो ये तीनों नॉवेल एक लालू नाम के किसान के लड़के के ऊपर आधारित हैं, और उसके जीवन में उसने क्या क्या संघर्ष किए, है ना, समाज ने उसका कैसा शोषण किया, उसकी क्या लड़ाई थी, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ वाला, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, है ना। ये पब्लिश हुआ था 1953 में। ओके, और ये किसके बारे में दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया हुआ है एक राजकुमार के बारे में, या फिर ये समझ लीजिए कि आप, है ना, उस समय पैसे वाले कैसे लोग हुआ करते थे, है ना, जो बहुत 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 ज़्यादा उस समय अमीर लोग हुआ करते थे, तो उनके बारे में दिखाया गया है ना। डील्स विद द एबोलिशंस ऑफ द प्रिंसेसली स्टेट एंड द इमोशनल
टर्मोइल ऑफ द प्रोटेगनिस्ट, है ना। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो उस समय पैसे वाले हुआ करते थे और उनका एक तरफा जो राज हुआ करता था वो विलय होता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि उस समय राज्य बन रहे थे, देश बन रहे थे, स्टेट बन रहे थे, है ना। तो उनकी जो रियासत होती है वो कैसे ख़त्म हो रही थी, और इंडियन प्रिंस जो राजकुमार या फिर राजा जो होते थे उनकी रियासत को कैसे ख़त्म किया गया, ये सब कुछ इस उपन्यास में दिखाया गया है। ओके, चलिए, तो ये सारे उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं, इनको हमको याद रखना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट वर्क है तो ये हमको नोट डाउन भी करना है अपनी कॉपी में। ओके, चलिए अब हम थीम देख लेते हैं कि इनके जो नॉवेल होते थे उसमें कौन सी थीम, है ना, बेस्ड होती थी। ये कौन, इनके जो नॉवेल किस थीम पे बेस्ड होते थे। तो सबसे पहले इनकी नॉवेल पे कौन सी थीम होती थी, सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी, है ना, सामाजिक अन्याय और विषमता पे बेस्ड होती थी। फिर होता था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जाति प्रथा के आलोचना होती थी, कैसे कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड किया जाता था, है ना। फिर होती थी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, है ना, औपनिवेशिक शोषण, मतलब लोगों का जो ब्रिटिश शासन शोषण करते थे उसके बारे में, उसी के ऊपर इनका बेस्ड होते थे सारे नॉवेल, उसी के ऊपर लिखते थे। फिर और किसके ऊपर लिखते थे, ये पॉवर्टी एंड सफरिंग ऑफ द लोअर क्लासेस, और जो नीची जात के लोग होते थे, है ना, वो कैसे हर चीज़ से पीड़ित रहते थे, समाज के अंदर क्या क्या कुरीतियाँ थी, गरीबी वगैरह, ये हर चीज़ के ऊपर इतना खुलकर और इतना डिटेल में लिखते थे। ओके, ताकि लोगों की, मतलब लोगों की जो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, है ना, समाज को लेके, जाति को लेके, गरीबी को लेके, है ना, उनका शोषण होता था हर चीज़ में जहाँ वो काम करते थे, तो उन सब के ऊपर ये लिखते थे उसमें। ओके, चलिए अब पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं हम कि मुल्कराज आनंद ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था या फिर वो कौन सी पार्टी को समर्थन करते थे। ओके, तो मुल्कराज आनंद वॉज अ कमिटेड ह्यूमनिस्ट एंड सोशलिस्ट, वो मानवतावादी और समाजवादी विचारक थे। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ही वॉज इन्वॉल्व इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, उस समय जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, है ना, जो आज़ादी की लड़ाई उस समय स्टार्ट हुई थी तो वो उसमें भी उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, आनंद वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अ प्रोग्रेसिव राइटर, और आनंद को एक प्रोग्रेसिव राइटर के थ्रू भी जाना जाता है कि आनंद जो थे वो एक प्रगतिशील लेखक थे, है ना। एसोसिएशन इन 1936, और अलोंग विथ सजाद जहीर एंड अदर्स, जो प्रगतिशील लेखक हुआ करते थे उस समय, उनकी लिस्ट में मुल्कराज आनंद का भी नाम था। और इसकी जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की जो संघ बना था उसमें भी इनकी, मतलब इनका नाम वगैरह सब कुछ उसमें था। और जो प्रगतिशील राइटर्स का एसोसिएशन था, वो जो संघ बना था वो कब बना था, तो वो बना था 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है लेटर लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, है ना, उनकी बाद की जीवन, उनका बाद का जीवन कैसा था, है ना, उन्होंने अपने अपने जीवन में क्या क्या योगदान दिए थे। तो उन्होंने क्या योगदान दिए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिटर्न टू द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, जब भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता के बाद वो भारत ही शिफ्ट हो गए थे। एंड वॉज इन्वॉल्व इन लिटरेरी, और वो अपने लेखन के कार्य में आगे बढ़ गए थे, है ना, वो उन्होंने सब कुछ अपने जो साहित्य से रिलेटेड उनका जो वर्क होता था उन्होंने वो शुरू कर दिया था। और वो और क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था, तो एकेडमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी वो एक्टिव रहते थे। और पॉलिटिकल जो पार्ट होता था, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि वो जो एक राजनेता बन चुके थे उस समय, वो एक नेता भी बन चुके थे, क्योंकि नेता बनकर ही वो लोगों का भला कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा में, साहित्य में, संस्कृति के क्षेत्र में, उन सब चीज़ों में वो सक्रिय हो गए थे। ओके, फिर एडिटेड अ नोटेड कल्चरल जर्नल कॉल्ड मार्ग, है ना, उन्होंने मार्ग नाम की एक पत्रिका को एडिट किया था, है ना, उस पत्रिका को वो संपादन करते थे। वर्कड फॉर यूनेस्को, है ना, वो यूनेस्को के लिए भी वर्क करते थे। एंड एडवोकेटेड फॉर वर्ल्ड पीस, है ना, और वो वर्ल्ड पीस जो एक प्रोग्राम होता था, एक काम होता था, एक कार्य होता था, उसमें भी वो यूनेस्को के साथ में
जुड़ गए थे। ओके, फिर ऑथर्ड सेवरल एसेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लाइक, उनके बहुत सारे वर्क होते थे, उनकी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने वर्क लिखे, उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखी हैं। तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस वर्क है, उसी के बारे में बताते हैं हम। कि उन्होंने फर्स्ट में लिखा था एपोलोइज्म फॉर हीरोइज्म। ओके, और उसके बाद में सेकंड था उनका मॉर्निंग फेज, वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971। उन्होंने मॉर्निंग फेज जो नॉवेल लिखा उसके लिए भी इनको साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला था। और ये कब मिला था? तो ये मिला था 1971 में। ओके, अब चलिए उनके डेथ देख लेते हैं हम, उनकी मृत्यु कब हुई। तो डाइड ऑन September 28, 2004, 2004 28 सितंबर को उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो पुणे में उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 98। वो 98 एज में उनकी डेथ हुई थी। ओके, चलिए अब विरासत में उनको क्या मिला, लेजेसी में, है ना। तो लेजेसी में उनकी क्या थी? उनकी मुल्कराज आनंद इज कंसिडर्ड फॉर अ फाउंडिंग फिगर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एलोंग साइड आर के नारायण एंड राजा राव। उनको अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में उनको प्रमुख स्तंभ जो होते थे ना, अंग्रेजी साहित्य लेखक के जो प्रमुख स्तंभ के बीच उनको भी उसमें काउंट किया गया। जैसे कि आर के नारायण थे और राजा राव थे, है ना। राजा राव और आर के नारायण जो थे इंग्लिश लिटरेचर लेखक होते थे, तो इन्हीं के साथ में मुल्कराज आनंद की भी गिनती की जाने लगी। ओके, ही वर्क्स ब्रॉट द वॉइस ऑफ द अपोज्ड to English literature and laid the foundation for पोस्ट कॉलोनिकल इंडियन राइटिंग। ओके, वो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जो गरीब लोग होते थे, है ना, जो समाज से वंचित हो जाते थे, जिनका शोषण किया जाता था, उन लोगों की वो आवाज़ बने, है ना। उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ लिखा और इसीलिए फिर जो उस समय गवर्नमेंट थी उनके कान में ये बात गई और उन्होंने फिर जो वंचित लोग थे उनके लिए बहुत सारे नियम, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने बहुत कानून बनाए उस समय। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज बोल्ड क्रिटिक ऑफ सोशल इविल्स, है ना। वो अपनी बोल्ड क्रिटिक ऑफ सोशल इविल, मतलब वो जो सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखते थे, वो इतना बोल्ड तरीके से लिखते थे, वो इतना अच्छा लिखते थे कि मतलब हर इंसान को उनकी जो मतलब जो नेता लोग होते थे, जो पॉलिटिकल फील्ड होता था, उसमें उनकी जो पूरी लेखनी होती थी उनको देखा जाता था। इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ कि जो लोग समाज से वंचित थे या जो शोषण हुआ था जिन लोगों का, उनके लिए बहुत सारे कानून बने और उन लोगों को फिर कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एंड ही सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल फॉर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, है ना। वो किसके लिए संघर्ष किया? उन्होंने संघर्ष किया अपने साहित्य से किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, और जो पिछड़े लोग थे उन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका साहित्य आज भी सामाजिक चेतना, यथार्थ और वंचित वर्ग के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ओके, चलिए, तो जो हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनका जो शोषण हुआ करता था, उन्होंने मुल्कराज आनंद ने अपने पूरे राइटिंग वर्क में उनको इतना अच्छे से एक्सप्रेस किया कि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ बाद में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। ओके, तो चलिए अब हमारा मुल्कराज आनंद का पूरा बायोग्राफी का जो सेशन था वो फिनिश होता है यहीं पे। और इसके बाद हम मुल्कराज आनंद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी करेंगे। तो आपको मेरी जो ये पूरा वीडियो था ये आपको कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड हो पाएंगे। ओके, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।